हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए, हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हमने सबसे पहले वहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृतिकरण में काम में आने वाले विभिन्न एंजाइम्स के बारे में और विभिन्न घटकों के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया विधि का हम अध्ययन कर चुके थे। आज हमें डीएनए की जो रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया है उसमें अर्ध संरक्षी विधि का अध्ययन करना है। अपना टॉपिक आज रहने वाला है डीएनए प्रतिकृतिकरण या डीएनए रेप्लिकेशन की अर्ध संरक्षी विधि। अर्ध संरक्षी विधि या सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। देखिए, सर्वप्रथम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में वाटसन क्रेक ने सर्वप्रथम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में यह बताया। देखिए, डीएनए का जो मॉडल दिया था ना, वाटसन और क्रेक ने ही दिया था, डबल हेलिक्स का मॉडल दिया था। और इन्होंने वाटसन में क्रेक ने ही क्या बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन की जो विधि होती है या डीएनए प्रतिकृतिकरण जो होता है वो अर्ध संरक्षित प्रकार से होता है। अर्ध संरक्षित प्रकार से होता है, अर्थात जो डीएनए अणु होता है वह आपको पता है कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। जब डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है या रेप्लिकेशन होता है तो जो नया डीएनए अणु का संश्लेषण होगा, यानी नए डीएनए अणु का जो संश्लेषण होगा उसमें एक श्रृंखला तो पैतृक डीएनए की होती है जबकि दूसरी श्रृंखला नए डीएनए की होती है। अर्थात जैसे हमने इस तरह से ये पढ़ा था, भाई ये एक डीएनए था और डीएनए का जब विकुंडलन हुआ था, यानी इसका जो हेलिक्स का ये दोनों कुंडली थी अलग अलग हुई थी, तो इसमें से दोनों टाइम ये जो श्रृंखला थी, एक श्रृंखला तो ये दूसरी ये थी, ये क्या करती थी, डीएनए की नई श्रृंखला के लिए टेम्पलेट का कार्य करती थी या पूरक का कार्य करती थी। अर्थात जो नई श्रृंखला बनेगी इधर वो इस डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों को देख के उनकी अनुरूपी बनती है। जैसे यहाँ पर अगर एडेनिन चारक है, यहाँ पर क्या है एडेनिन, तो इधर क्या होगा थाइमिन, फिर यहाँ पे जैसे साइटोसिन है तो यहाँ क्या होगा गुआनिन। इस तरह से ये जो नई श्रृंखला बन रही है वो पुरानी श्रृंखला की पूरक होती थी और इधर की श्रृंखला इसकी पूरक होगी। ये अलग बात है, इधर जो डीएनए का संश्लेषण होता है वो खंडों में होता था, जिन खंडों को क्या बोला जाता है ओकाजाकी खंड या ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, क्योंकि इनके बारे में सर्वप्रथम ओकाजाकी वैज्ञानिक ने ही बताया था। तो इस तरह से जो एक डीएनए से दो डीएनए अणु बनेंगे, ये जैसे इधर अब ये दो डीएनए अणु बन गए कंप्लीट, जब इसका रेप्लिकेशन हो जाएगा एक डीएनए अणु ये और एक डीएनए अणु ये, इसमें से एक श्रृंखला तो कौन सी है पैतृक डीएनए की, जबकि नई श्रृंखला या दूसरी श्रृंखला क्या है नया संश्लेषण हुआ इसका, ऐसे ही है। तो यही इन्होंने बताया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण है वो अर्ध संरक्षित प्रकार से होता है। अर्थात अर्ध संरक्षित का मतलब भी क्या हो गया, यानी आधा संरक्षित, यानी आधा डीएनए हमेशा संरक्षित रहता है क्योंकि वो पैतृक डीएनए। इसके बारे में सर्वप्रथम तो किसने बताया, वाटसन ने। इसको प्रमाणित करने के लिए डीएनए रेप्लिकेशन की अर्ध संरक्षित विधि को प्रमाणित करने के लिए साइंटिस्ट हुए थे मैथ्यू मेसलसन एवं स्टाल। इन्होंने प्रयोग किए और अपने प्रयोगों के आधार पर इन तीनों साइंटिस्टों ने प्रमाणित किया कि
डीएनए संश्लेषण है जो अर्ध संरक्षित प्रकार का होता है। इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया कि जो डीएनए होता है, डीएनए के पास क्षारक होते हैं या न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उनमें नाइट्रोजन होता है। क्षारकों में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। तो इन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन का जो भारी आइसोटाइप है, भारी आइसोटाइप यानी नाइट्रोजन 15, जो भारी समस्थान है नाइट्रोजन का, इससे डीएनए को अंकित कर दिया। कैसे किया? इन्होंने क्या किया, एक संवर्धन माध्यम लिया जिसमें भारी नाइट्रोजन पदार्थ को जैसे 15 NH4Cl था, इस संवर्धन माध्यम में और जो ई कोलाई या इसेर्सिया कोलाई जो जीवाणु होता है उसका संवर्धन कराया। अब जब N15 युक्त माध्यम में जीवाणु का संवर्धन कराया तो क्या हुआ कि डीएनए में जीवाणु के डीएनए में नाइट्रोजन कौन सा आ गया? N15 युक्त, यानी भारी समस्थानिक से वो डीएनए क्या हो गया? अंकित हो गया। इसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, एक दूसरा संवर्धन माध्यम जिसमें नाइट्रोजन था, यानी ये हल्का समस्थानिक था 14 युक्त, इसमें संवर्धन कराया, यानी उस जीवाणु को कहां स्थानांतरित कर दिया? N14 युक्त संवर्धन माध्यम में। तो क्या हुआ, इसके बाद जब डीएनए की आगे एक तरह से जो संतति प्राप्त हुई तो उस डीएनए में इन्होंने क्या देखा, यानी जो नया डीएनए संश्लेषित हुआ उसमें इन्होंने देखा कि जो संकर डीएनए था, जो संकर डीएनए था उसका इन्होंने अध्ययन किया। तो इन्होंने देखा कि जो संकर डीएनए है वो जैसे एक तो ये तो भारी आइसोटाइप था, दूसरा हल्का, तो इनके बीच उसका जो घनत्व था उस दूसरे प्रकार के डीएनए संकर डीएनए का, वो इनके बीच का घनत्व था, क्योंकि एक श्रृंखला तो पूर्णवर्ती थी जो कि 15 या नाइट्रोजन के भारी समस्थानिक युक्त थी और दूसरी श्रृंखला कैसी थी? नाइट्रोजन 14। इस कारण से जो डीएनए संकर डीएनए प्राप्त हुआ वो कैसा था? इन दोनों के बीच का था। इस तरह से इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि डीएनए का जो संश्लेषण होता है या डीएनए का जो प्रतिकृतिकरण होता है वो कैसा होता है? अर्ध संरक्षित प्रकार का होता है। तो इसके बारे में किसने बताया? मैथ्यू और स्टॉल ने ये प्रयोग किया। ये होती है डीएनए की अर्ध संरक्षित विधि। इसमें ये यहाँ पर अपना डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद एक जो और रह जाता है इसमें टॉपिक हमारे सिलेबस में दे रखा है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स अलग से दिए हुए हैं, तो वो भी हमें पढ़ना है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स एक तो सर्वप्रथम ये बनते कैसे हैं, सर्वप्रथम इसके बारे में किसने बताया? तो ओकाजाकी खंडों के बारे में सर्वप्रथम साइंटिस्ट ओकाजाकी ने ही बताया था। ओकाजाकी जो साइंटिस्ट थे इन्होंने ओकाजाकी खंडों के बारे में बताया। इन्होंने क्या बताया कि जो डीएनए संश्लेषण होता है वो एक श्रृंखला, जैसे ये तो कौन सी है? लीडिंग श्रृंखला या अग्रगामी, और दूसरी होती है पश्चगामी श्रृंखला, जिस पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं। जैसे ये इधर 5' से 3', तो ये होगी 5' से 3', ये 3', ये 5'। ये हमें पता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो किसकी सहायता से होगा? प्रमुख एंजाइम कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है। कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इस डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की क्या विशेषता है कि ये न्यूक्लियोटाइड को केवल 5' दिशा से 3' दिशा में ही जोड़ सकता है। किससे? 5' दिशा से केवल 3' दिशा में ही न्यूक्लियोटाइड को जोड़ सकता है। अब इधर तो जैसे जैसे इधर से कुंडल खुलता जाएगा इसको सीधा का सीधा रास्ता मिलता जाएगा, क्योंकि कुंडल खुलता जाएगा और ये श्रृंखला आगे लगातार बढ़ती जाएगी। लेकिन इधर क्या है? इधर अगर हम देखें तो ये 3' से हुआ इसका, इधर 5', यानी ये इधर तो काम कर नहीं सकता, तो ये किधर से काम करेगा? ऊपर से नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ इसको यहाँ पर कुंडल खुला मिला नहीं। अब क्या होगा? जब जैसे जैसे जितना जितना कुंडल खुलता जाएगा
नहीं, सबसे पहले क्या बनता है यहाँ पर आरएनए प्राइमर, ऐसे ही यहाँ पर आरएनए प्राइमर बनेगा। तो आरएनए के बहुत सारे प्राइमर बनते हैं, क्योंकि जितना कुंडल खुला फिर से आरएनए प्राइमर जुड़ा, फिर से नया प्राइमर जुड़ेगा। तो इस तरह से बहुत सारे आरएनए प्राइमर्स बनते हैं और उन्हीं के कारण फिर क्या बनते हैं, ये ओकाजाकी खंड बनते हैं। तो सर्वप्रथम हमें क्या ध्यान रखना है, ओकाजाकी खंडों की खोज किसने की, ओकाजाकी खंड बनते किस दिशा में, बनते ही वही फाइब्रस से थ्री डैश दिशा में बनेंगे, क्योंकि श्रृंखला जो न्यूक्लियोटाइड का एक तरह से न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, जुड़ते तो किससे, फाइब्रस से थ्री डैश दिशा में जुड़ते। तो ये अपने होते हैं यहाँ पर ओकाजाकी खंड। इसके बाद हमें पढ़ना है डीएनए और प्रोटीन की क्रिया, डीएनए व प्रोटीन की पारस्परिक क्रिया। क्या पढ़ना है, डीएनए व प्रोटीन की पारस्परिक क्रिया। देखिए डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है, डीएनए अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए डीएनए क्या करेगा, इसकी जीन अभिव्यक्ति पाई जाती है डीएनए में, और जिससे कि बहुत से एंजाइमों का संश्लेषण होता है। जीन डीएनए में क्या पाए जाएंगे, जीन्स, और उन जीन्स की अभिव्यक्ति होगी जिससे कि क्या होगा, एंजाइम्स का संश्लेषण होगा। तो इस डीएनए की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए डीएनए में अलग अलग प्रकार के जीन्स होते हैं, जैसे प्रमोटर स्थल, ऑपरेटर जीन और नियामक जीन। कौन कौन से, तो नियामक, दूसरा प्रमोटर और संरचनात्मक जीन होते हैं। उनको एक तरह से नियंत्रित करने के लिए क्या पाए जाते हैं, डीएनए फैक्टर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, डीएनए फैक्टर्स पाए जाते हैं, जो कि किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। प्रोटीन के बने हुए फैक्टर्स पाए जाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बोलते हैं इनको। वो इस डीएनए से जुड़ करके और इसकी कार्यविधि को एक तरह से नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। वो अपन डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।